हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा लास्ट वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किया था और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको नोट्स भेजे थे जो प्रोसेसेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिनसे हमारा कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अंदर आता है सेल के अंदर या बाहर जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने जो डिवीज़न करी थी, वो जो डिवीज़न थी उस डिवीज़न के अंदर हमने ये किया था। देखिए, सबसे पहले हम डिफ्यूज़न को करेंगे। जो फॉलोइंग मैकेनिज्म्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट है हमारा डिफ्यूज़न। ये जो डिफ्यूज़न होता है ना, ये एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और आपने कई बार सुना होगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि सपोज करो हमने अगरबत्ती जलाई, ठीक है, हम कमरे के एक कोने में अगरबत्ती को जलाते हैं, तो कुछ सेकंड्स के बाद हमें कमरे का जो दूसरा कोना है उस कोने के अंदर भी हमें उस अगरबत्ती की खुशबू महसूस होती है। ठीक है, या फिर कभी हम डिओड्रेंट, स्प्रे, परफ्यूम कुछ लगाते हैं, तो जहां लगाते हैं उससे दूसरा अपोजिट साइड पे काफी दूर तक उसकी खुशबू चली जाती है ना। तो ये कैसे होता है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन है स्टूडेंट्स, इस डिफ्यूज़न के अंदर हमने अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली करना है कि डिफ्यूज़न होता क्या है और कैसे। देखिए, डिफ्यूज़न के अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स, हमारे गैशियस पार्टिकल्स और हमारे लिक्विड पार्टिकल्स, तीनों ही पार्टिकल ट्रेवल कर सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब आप कहोगे कंसंट्रेशन क्या? कुछ नहीं, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसके पार्टिकल्स वहां पर ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे मैं जिस कोने के अंदर अगरबत्ती को जलाया है वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ अगरबत्ती के जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दूसरा कॉर्नर, है ना। तो डिफ्यूजन के अंदर हमने सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि डिफ्यूजन के अंदर आपका ट्रेवल होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब एक छोटी सी और एक बात बता देती हूँ मैं आपको। अब ये जो डिफ्यूजन है, इस डिफ्यूजन का कोई ना कोई रेट होगा ना। जैसे मैंने कहा, आपने अगरबत्ती एक कोने में जलाई, वो सपोज करो 10 सेकंड के बाद दूसरे कोने तक पहुंच गई, यानी कि 1 मीटर का, 2 मीटर का डिफरेंट जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल करके वो दूसरे कोने पे पहुंच गई। तो ये जो टाइम है, ये जो स्पीड है, इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन रेट कहेंगे ना। अब एक छोटी सी बात और, ये जो रेट है, जो स्पीड है, इसकी एक तरीके से कह सकते हैं डिफ्यूजन का रेट, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर सपोज करो मैं एक अगरबत्ती लगाऊं एक कोने में, तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। हो सकता है 15 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड लग जाए, लेकिन तुम सोचो कि अगर मैं 10-15 अगरबत्ती एक साथ एक कोने में लगा दूं तो फटाक से, हो सकता है शायद विद इन सेकेंड्स, 4-5 सेकंड के अंदर कमरे के दूसरे कोने तक वो अगरबत्ती की खुशबू चली जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी आपका डिफ्यूजन पार्टिकल की, उतनी ही जल्दी वो ट्रेवल करके दूसरे कोने में चला जाएगा, है ना। आई बात समझ में? तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब आप कहोगे मैम ये डिफ्यूजन हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये सिलेबस में क्यों है? तो सबसे पहले भाई हमें ये जानना जरूरी है कि यही एक डिफ्यूजन होता है जो प्लांट्स में, एनिमल्स में, सेल टू सेल आपका हर चीज को डिफ्यूज आउट करवाता है। यानी कि आप आगे जाके जब बायो पढ़ोगे तो अगले चैप्टर्स में और 10th क्लास की साइंस में, तो आप देखोगे कि ये डिफ्यूजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी साइटोप्लाज्म में एक सेल से दूसरे सेल में जा रही है चीजें, वो डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। हम जो सांस ले रहे हैं वो हर बॉडी के सेल तक कैसे पहुंचती है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे प्लांट्स के अंदर होती है, वो कैसे होती है? डिफ्यूजन से। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन से। नहीं, तो ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बायो के अंदर, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया?
तो डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं पूछूं तो क्या होगा डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होगा भाई कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। ठीक है, अब वो जाता इसलिए है, ये कहते हैं कि जहां हायर कंसंट्रेशन होती है तो जो यूनिवर्स है उसमें जो हर एलिमेंट है, हर जो चीज़ है, पार्टिकल है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कहाँ जाएगा? लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। और काइनेटिक एनर्जी लोअर कहाँ होगी? जहाँ पर आपके डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स कम हैं। ठीक है, तो ये तो था डिफ्यूजन के बारे में। ओके, उसके बाद आपसे सेकंड जो है वो है हमारा भाई ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस जो है वो दो तरह की हो सकती है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। अब हम सबसे पहले मैं आपको ऑस्मोसिस समझाती हूँ भाई। ठीक है, जब भी हम ऑस्मोसिस करेंगे, ऑस्मोसिस करते वक्त हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। डिफ्यूजन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है, तभी जाके ऑस्मोसिस समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहली शर्त ऑस्मोसिस की कि ऑस्मोसिस के अंदर हमारा जो है वो क्या मूव करता है? पानी, ओनली वाटर। मूवमेंट किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ पानी की। डिफ्यूजन के केस में भाई क्या हुआ था? सॉलिड भी मूव कर सकता है, लिक्विड भी मूव कर सकता है, गैस भी मूव कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी ट्रेवल कर रहा है, ध्यान में रखना। दूसरी बात, ऑस्मोसिस के अंदर भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। डिफ्यूजन में भी होता था, तो सिमिलैरिटी है, कोई बात नहीं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन जब होता था ना तो हमने कभी ये तो बोला ही नहीं कि भाई कोई बाउंड्री है, कोई दीवार है, कोई पर्दा है, कुछ भी नहीं है। खाली स्पेस है, उसके अंदर वो कमरा है, खाली हवा है, एयर मीडियम है, उसके अंदर डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑस्मोसिस के अंदर भाई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। आपने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बोला था, याद है? ठीक है, तो यानी कि जो आपका ऑस्मोसिस है वो ऑस्मोसिस के अंदर जब पानी ट्रेवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनके बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तभी उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये टम्बलर बना रही हूँ या कुछ भी बना रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर मेरा क्या है? ये एक लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर भी एक लिक्विड है, लिक्विड को हम सॉल्यूशन कहते हैं ना, ये सॉल्यूशन है। इसके बीच में मैंने ये क्या लगाई है भाई? ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर H2O यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है। जब ये पानी के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब ये मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। सिंपल है, समझ में आई? ठीक है, तो ऑस्मोसिस में हमने ये तीनों बातों का ध्यान रखना। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तो हम उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, अब ऑस्मोसिस के बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। अब सपोज करो भाई ये हमारा एक एनिमल सेल है, अगर इस एनिमल सेल में से पानी बाहर निकल जाए तो क्या कहेंगे? एक्सो, है ना, एक्सो ऑस्मोसिस। और अगर किसी भी वजह से पानी इसके अंदर घुसे सराउंडिंग से, तो हम उसे क्या कहेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस, सिंपल। तो एक्सो ऑस्मोसिस मतलब अगर पानी सेल से बाहर निकले, और एंडो मतलब अगर पानी अंदर चला जाए, तो हमने किया है अभी ऑस्मोसिस।
अब भाई ये जो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस हो रही है ना, इसके भाई हमारे लिए इसको समझने के लिए हमें 3 चीज़ों का समझना पड़ेगा। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं ये मैंने आपको नोट्स में लिखवा भी दी है और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।